हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब के वीडियोस आपने देखे। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो टॉपिक वाइज आपका वीडियो देखिएगा ताकि आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मैंने अपने जो ग्रुप है उसके अंदर इस चैप्टर के नोट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। नोट्स जो है वो आप रिकॉर्ड कर लें। ये अपना लास्ट टॉपिक है जिसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस आपका टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं जैव उर्वरक के बारे में आपका, ठीक है। जैव उर्वरक या माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं इनको हम लोग जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले उर्वरक शब्द जो है उसका अर्थ समझते हैं। उर्वरक जो है वो बेसिकली खाद के लिए उपयोग कर रहे हैं। जो हम खेतों के अंदर आपका फसलों के लिए खाद उपयोग करते हैं उस खाद को उर्वरक बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि किसान लोग जो यूरिया है, जो डीएपी है, ये बेसिकली आपका यूज करते रहते हैं खेतों के अंदर, यानी कि फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए आपका, ठीक है। यूरिया और डीएपी वगैरह जो है ये रासायनिक उर्वरक हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? रासायनिक उर्वरक। और ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं इनको जब आपका कृषि के अंदर उपयोग करते हैं तो इनके कुछ दुष्परिणाम भी है, हानिकारक प्रभाव है। तो आपका इस तरफ आपका ध्यान है कि इन रासायनिक उर्वरकों की जगह पे किसको उपयोग करना शुरू किया जाए? जैव उर्वरक का, जिससे जो आपका दुष्परिणाम है वो कम से कम है। तो यहाँ पे एक आपका पर्यावरण से संबंधित आपका विषय रखा गया है। कह रहे हैं कि आज की जो जीवन शैली है हमारी और जो आपका कृषि पद्धतियां हैं जो किसान लोग उपयोग कर रहे हैं उनके कारण पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। कि मानव की जीवन शैली और आपका जो कृषि की करने की जो विभिन्न विधियां हैं उनके कारण आपका पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी आपका क्या है? समस्या है। रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है। स्टूडेंट्स, ये रासायनिक उर्वरकों के अंदर जो रसायन होते हैं वो हमारी जमीन में, जल में, फसलों के अंदर आपका चले जाते हैं और इनके द्वारा मानव और विभिन्न जंतुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं, जमीन, जल और फसलों को आपको प्रदूषित कर देते हैं। ये एक बड़ी आपका क्या है? समस्या है। तो इसका जो आपका बेसिकली छुटकारा पाने के लिए आपका वैज्ञानिक लोगों का, किसान लोगों का किसकी तरफ आपका रुझान बढ़ा है? जैविक खेती की तरफ आपका, ठीक है। तो जो जैविक खेती है और जैव उर्वरक है उनका आपका ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। किसान लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैविक खेती के अंदर आपका क्या होता है कि जो आपका पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं या जो आपका पशु हैं, इनके आपका मलमूत्र वगैरह हैं, इनसे बेसिकली आपका क्या करते हैं कि जो आपका विभिन्न आपका फर्टिलाइजर जो है, खाद है, वो आपका तैयार करते हैं फसलों के लिए आपका। तो बेसिकली इनका उपयोग किया जाने शुरू किया गया है आपका, ठीक है। यानी कि गोबर है तो गोबर से जो आपका खाद तैयार करना है, तो ये बेसिकली आपका जो गोबर से आपका खाद है, पौधे हैं, इनकी पत्तियां वगैरह हैं, इनको बेसिकली आपका किसके रूप में उपयोग कर रहे हैं? खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका जैविक खेती है आपका, ठीक है। तो जैविक खेती और जैव उर्वरकों के ऊपर आपका किसानों का, वैज्ञानिक लोगों का ज्यादा जोर चल रहा है। किसके कारण? यानी कि ये जो रासायनिक उर्वरक हैं इनमें उपस्थित रसायनों के पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो चलते हैं जैव उर्वरक की परिभाषा पढ़ते हैं। तो जैव उर्वरक का अर्थ है ऐसे जीव जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उन आपका जीवों को हम क्या बोल देते हैं? जैव उर्वरक आपका, ठीक है। यानी कि हमारी मिट्टी जो है, मृदा जो है, आपका पोषक तत्व अधिक होगा, ठीक है। पोषक तत्व जो है वो यदि मिट्टी के अंदर आपका अधिक है तो बेसिकली आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। आप जानते हैं पौधे जो हैं उनको वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटासियम की आवश्यकता होती है और अन्य जो आपका मिनरल्स है, अन्य जो आपका खनिज लवण है, उनकी आपका आवश्यकता होती है। तो एक ऐसी मिट्टी जिनके अंदर ये सभी आपका खनिज लवण और आपका तत्व उपस्थित होते हैं वो अधिक उर्वरक होती है आपका, और वो अधिक आपका उर्वरक होती है। और यदि आपका पोषक तत्व अधिक है तो आपका उत्पादकता भी क्या हो जाती? बढ़ जाती है। तो ये कुछ जीव हैं हमारे पास, सूक्ष्म जीवी, जो हमारी मिट्टी के अंदर इन विभिन्न आपका खनिज लवणों का और आपका पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इन जीवों को हम स्टूडेंट्स क्या बोल देते हैं? जैव उर्वरक बोल देते हैं आपका, ठीक है। देखते हैं तो जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं स्टूडेंट्स। तो जैव उर्वरक के रूप में कौन से सूक्ष्म जीवियों का उपयोग करते हैं? तो बैक्टीरिया है आपका, कवक है, साइनोबैक्टीरिया है, इन सब को हम किसके रूप में यूज करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। ये वो सूक्ष्म जीवी हैं जो हमारे लिए जैव उर्वरक का कार्य कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला उदाहरण दिया है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आप जानते हैं कि आपका कुछ बैक्टीरिया हैं
जो आपका क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का आपका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, ये बात समझ लेते हैं कि जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में उपस्थित आपका नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को आपका किस में रूपांतरित किया जाता है, यानी कि NO3 या फिर आपका NH4 प्लस जो होता है, अमोनियम आपका लवण होता है, उसके अंदर रूपांतरित किया जाता है। ये जो रूपांतरण है नाइट्रोजन का नाइट्रेट या NO2 के अंदर आपका नाइट्राइट के अंदर आपका, ठीक है, नाइट्राइट को बाद में NO3 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो NO3 तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाइट्रेट हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो नाइट्रेट, और ये बेसिकली आपका क्या हो गया, अमोनियम आपका क्या है, अमोनियम के लवण। आपका बात समझ आई? क्योंकि स्टूडेंट्स ये इसलिए किया जाता है, पौधे जो होते हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ही आपका आवश्यक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर आपका, वायुमंडलीय गैस रूप के अंदर नाइट्रोजन गैस रूप के अंदर आपका जो नाइट्रोजन है उसका आपका उपयोग कौन नहीं कर सकते, पौधे नहीं उपयोग कर सकते। पौधों के अंदर नाइट्रोजन आपका किस रूप में प्रवेश करती है, तो या तो नाइट्रेट के रूप में आपका प्रवेश करती है आपका, ठीक है, और या फिर अमोनियम लवण के रूप में प्रवेश करती है। नाइट्रेट और अमोनियम लवण के रूप में पौधे आपका नाइट्रोजन को कहां से प्राप्त करते हैं, तो जो हमारा मृदा विलयन होता है आपका, मिट्टी के अंदर जो जल होता है, उस मिट्टी के अंदर जल के अंदर ये नाइट्रेट और अमोनियम लवण आपका पाए जाते हैं। तो जब जल का अवशोषण होता है तो नाइट्रोजन नाइट्रेट या फिर आपका अमोनियम लवण के रूप में पादप शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हमारी प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम लवण के अंदर बदल देते हैं आपका। तो ऐसे जीवाणु को हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बोल देते हैं। इन जीवाणु के अंदर विशेष प्रकार की जीन होती है जिसको आपको बोलते हैं यानी कि NIF जीन आपका, ठीक है। ये कक्षा 11 के अंदर है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। तो NIF जीन होती है। इस जीन की मदद से ये जो आपका जीवाणु होते हैं वो बेसिकली आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर अमोनियम लवण के अंदर रूपांतरित करते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले का, वो बेसिकली राइजोबियम जीवाणु। आपको पता है राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स जो होते हैं, दलहनी आपका पादप होते हैं, जैसे कि अपना मटर है, जैसे कि चना है, ठीक है, जैसे कि मूंग है आपका। तो ये सब दलहनी आपका प्लांट्स होते हैं। तो ये इनका जो फैमिली होता है, कुल होता है, उसका नाम लेग्यूमिनेसी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लेग्यूमिनेसी कुल है आपका, लेग्यूमिनेसी, उस लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों के अंदर आपका गांठें बनती हैं, और उन गांठों के अंदर आपका कौन उपस्थित रहते हैं, राइजोबियम। और ये राइजोबियम आपका सहजीवी के रूप में है आपका, ठीक है। और इन गांठों में उपस्थित राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है आप, ठीक है। तो इनकी जड़ों के ऊपर ग्रंथियां हैं, नोड्यूल्स हैं, गांठें हैं आपका। इन गांठों के अंदर आपका राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर पौधे को पोषण प्रदान करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर का अर्थ ये है कि आपका जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको आपका किसके अंदर रूपांतरित करते हैं, बेसिकली NO2 या फिर NO3 और या फिर आपका अमोनियम लवण जो है उसके रूप में आपका क्या कर देते हैं, आपका रूपांतरित कर देते हैं आपका। यही बेसिकली वायुमंडलीय नाइट्रोजन का आपका क्या है, स्थिरीकरण है। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण राइजोबियम सहजीवी के रूप में आपका लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनकी आपका जड़ों में पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं और एजेटोबैक्टर, ये भी आपका एंटो फिक्सेशन बैक्टीरिया है आपका, नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं आपका ये बैक्टीरिया। तो ये फ्री लिविंग है आपका, ठीक है, मुक्त जीवी बैक्टीरिया है। इसका अर्थ ये है कि ये मृदा के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, ये सहजीवी के रूप में नहीं है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण आपका एक एग्जाम्पल है कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका फ्री लिविंग या मुक्त जीवी आपका कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो दो जीवाणु हैं, एक का नाम एजोस्पाइरिलियम और दूसरे का नाम है एजेटोबैक्टर आपका, ठीक है। ये मिट्टी में रहते हुए नाइट्रोजन आपका स्थिर करते हैं, मिट्टी की आपका समृद्धि बनाते हैं, अर्थात मिट्टी के अंदर आपका जो पोषणीय क्षमता होती है, आपका पोषण क्षमता मिट्टी की, वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जो होती है उसका आपका कंटेंट है वो आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जाता है। और नाइट्रोजन पौधे के लिए आपका क्या होता है, वृद्धि और विकास के लिए, याद रखो, पौधे की वृद्धि व विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये तीन तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये आपका पौधे के लिए परम आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। तो तीन आपका जीवाणु हो गए, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम और एजेटोबैक्टर, जिसमें
राइजोबियम जो है वो सहजीवी के रूप में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोस्पाइरिलियम और एजिटोबैक्टर मुक्तजीवी के रूप में नाइट्रोजन आपका फिक्सेशन करते हैं। उसके बाद में जो कवक होते हैं वो भी आपका सहजीवी के रूप में होते हैं और ये भी बेसिकली आपका जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। आपका इसका भी एक उदाहरण दिया गया कि कवक को भी आपका किसके रूप में, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग लिया जाता है। एक आपका है माइकोराइजा, कक्षा 11 में भी पढ़ते हैं। तो ये पौधे और कवकों के बीच का आपका एक सहजीवी संबंध है आपका, ठीक है। तो ये ग्लोमस आपका एक जीनस है कवकों का, कवक का आपका एक वंश है और इस वंश का नाम है ग्लोमस। तो कवक का जो ग्लोमस वंश है उसकी जो आपका कवक होते हैं वो पौधे की जड़ों से आपका जुड़ करके मिट्टी से फास्फोरस आपका अवशोषित करते हैं और पौधे को आपका फास्फोरस उपलब्ध करवा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका जो पोटेशियम है वो पौधों के लिए क्या होता है, बहुत ही आपका आवश्यक होता है। तो इस ग्लोमस वंश की जो कवक होते हैं वो पौधों की जड़ों के साथ में जुड़ करके आपका बेसिकली सहजीवी संबंध बनाती हैं और यहाँ पे एक कवक जो है वो मिट्टी से फास्फोरस का अवशोषण करके पौधे को फास्फोरस प्रदान आपका कर देते हैं। इससे पौधे को कई लाभ होते हैं। एक तो जड़ जनित जो रोग होते हैं उनसे आपका पौधे को सुरक्षा मिलती है, लवणता और आपका सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। यानी कि पादप की जो आपका लवणीय आपका लवण होते हैं आपका, या फिर आपका जो लवणीय मृदा होती है उसकी लवणता को आपका सहन करने की क्षमता बढ़ती है और साथ में पौधे की आपका जो सूखा है यानी पानी की कमी है उसको सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है आपका, ठीक है। पौधे का वृद्धि और विकास के अंदर भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो बेसिकली न केवल पौधे के लिए आपका फास्फोरस का अवशोषण कर रहे हैं बल्कि ये कवकों के कारण पौधों को आपका जड़ जनित रोगों से बचाव में फायदा है। पौधे की आपका लवणता और सूखे की प्रतिशीलता बढ़ जाती है और पौधे की वृद्धि और विकास में आपका फायदा मिलता है। कवक को, इस माइकोराइजा में जो कवक है उसको क्या फायदा होता है, तो ये पौधे से आपका पोषण विशेष करके कार्बनिक यौगिक प्राप्त करता है। पौधे जो है उनके अंदर आपको प्रकाश संश्लेषण चलता रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका क्या बनती है, ग्लूकोज मिलती है। तो पौधों की जड़ों से आपका जो कवक होता है उसको ग्लूकोज पोषण पदार्थ मिलता रहता है और आपका बदले के अंदर आपका कवक है वो बेसिकली पौधे को आपका फास्फोरस अवशोषित करके देता है और साथ में ये जो आपका जड़ जनित रोगों से आपका सुरक्षा करना, लवणता और सूखे की प्रति सहनशीलता बढ़ाना, वृद्धि और विकास में आपका सहायता करना, ये भी आपका पौधे को कवक के कारण फायदे हो जाते हैं। दोनों का आपका ये क्या है, फायदा है। तो ये एक सहजीवी संबंध है माइकोराइजा जो आपका किसके बीच में उपस्थित है, तो ये बेसिकली आपका उच्च पादप जो होते हैं, ठीक है, उच्च पादप, और ये जो पादप होते हैं उच्च पादप उनके और आपका जो ग्लोमस वंश है कवकों का उनके बीच का आपका क्या है, सहजीवी संबंध है आपका, ठीक है। उस पादप के अंदर बेसिकली ये अनावर्त बीजी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ अनावर्त बीजी पादप होते हैं जिनके अंदर आपका जड़ें बहुत अधिक विकसित नहीं होती हैं, तो आपका उनके बीच का ये सहजीवी संबंध है। अगला आपका उदाहरण दिया गया स्टूडेंट्स जैव उर्वरक का साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं आप, ठीक है। नील हरित शैवाल आपको पता ही होगा, नील हरित शैवाल ये कक्षा 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये शैवाल नहीं है, नाम शैवाल है, बल्कि ये आपका बेसिकली क्या है, जीवाणु है आपका, ठीक है। तो नील हरित शैवाल जो होते हैं या बीजीय हैं वो आपका साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपका किसका काम है, जैव उर्वरक का। तो ये स्वपोषी सूक्ष्म जीवी हैं यानी कि जीवाणु जिनके अंदर आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्वपोषी आपका इसलिए शब्द उपयोग किया गया क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये जल और मिट्टी दोनों में पाए जाते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है आपका। जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो जल में भी होते हैं और मिट्टी के अंदर भी होते हैं। अभी बात करें इसका उदाहरण दिया जैसे एनाबिना है, नोस्टोक है, ओसिलोटोरिया है, आपका ओलूसीरा है, ठीक है, ओलूसीरा, ये सब बेसिकली आपका क्या है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया है। तो कुछ तो इनके अंदर आपका मिट्टी के अंदर स्वतंत्र जीवी के रूप में है और कुछ बेसिकली आपका सहजीवी के रूप में होते हैं और इनका कार्य क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया भी N2 फिक्सेशन का कार्य करते हैं, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जैसे राइजोबियम था, एजोस्पाइरिलियम था, एजिटोबैक्टर आपका था, उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया भी N2 फिक्सेशन का कार्य करते हैं। धान के खेतों में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। धान आपका किसको बोलते हैं, चावल को बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चावल के खेतों के अंदर ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है एक महत्वपूर्ण आपका जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। कक्षा 11 में एक बात लिखा हुआ है कि आपका यदि चावल के खेत जो होते हैं उनके अंदर अजोला, ठीक है, अजोला एक पादप होता है, तो ये अजोला पादप को आपका लगा दिया जाए, ठीक है, अजोला पादप, इसको यदि आपका चावल के खेतों के अंदर लगा दिया जाए तो अजोला पादप के लगाने के कारण
चावल की पैदावार के अंदर 50% तक का आपका क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। 50% तक आपका बढ़ोतरी होती है आपका। वो इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि अजोला जो पादप होता है, इस पादप की पत्तियों में, इस पादप की पत्तियों के अंदर, पत्तियों में जो एनाबिना होता है, एनाबिना, वो बेसिकली आपका किसकी तरह है, वो सहजीवी के रूप में पाया जाता है। और आपको पता है कि ये जो एनाबिना है वो किसका कार्य करता है, N2 फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है, तो चावल की खेत के अंदर, चावल की आपका फसल के लिए किसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। आपका नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आपका जरूरी है, इसलिए चावल की पैदावार आपका बढ़ जाती है। तो आपका धान के जो आपका खेत होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं, इनके अंदर आपका ये महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़कर उसकी उर्वरता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आपका। ठीक है, तो बेसिकली आपका मिट्टी की, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए साइनोबैक्टीरिया जो है उनका उपयोग किया जाता है। ये सहजीवी के रूप में भी हो सकते हैं, तो आपका मुक्त जीवी के रूप में भी हो सकते हैं। अब व्यावसायिक उपलब्धता, जैव उर्वरक जो हैं उनका कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी, तो आजकल कई प्रकार के जैव उर्वरक बाजार में आपका उपलब्ध हैं जिनका किसान लोग उपयोग कर रहे हैं। किसान नियमित रूप से इनका उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं और रासायनिक उर्वरकों के ऊपर आपका निर्भरता क्या करते हैं, घटाते हैं आपका। ठीक, तो बेसिकली आजकल जो है वो किसानों के अंदर जैव उर्वरक है, इनका उपयोग करने का प्रचलन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक तो जैव उर्वरक का, और प्लस में आपका जो यानी कि जैविक खेती होती है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनका आपका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इससे एक तो पर्यावरण प्रदूषण जो है उसमें आपका क्या है, आपका फायदा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और साथ में आपका मानव को भी आपका इससे क्या नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। तो किसानों का इस तरफ ज्यादा रुझान है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। इसके साथ में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। आपका दोबारा से आप लोग वीडियो देखें एक एक टॉपिक का और अच्छे से आपका समझे, और साथ में अपना एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो चैप्टर को भी एनसीईआरटी से रीड करके इस चैप्टर को आप जो है वो अच्छे से समझे स्टूडेंट्स। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।